प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3B के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। आज हम इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है कि हल कीजिए। ये दो समीकरण आपको दी गई हैं, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए 3x - 8y बराबर 3 है और यहाँ x बराबर 3y दिया हुआ है। अब इस प्रश्न में ये नहीं कहा है कि आप विलोपन विधि से हल कीजिए, तो ये क्वेश्चन हम जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि इसमें सरल पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ x का मान सीधे सीधे y के पदों में दिया है। जब कहीं x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में दे रखा हो, यानी x बराबर 3y या y बराबर 4x, इस तरीके से कुछ समीकरण हो, तो सबसे सरल हमारी प्रतिस्थापन विधि पड़ती है। यानी कि x का मान उठाकर हम यहाँ समीकरण नंबर 1 में रख दें और आसानी से इसे हम हल कर लें। इस प्रश्न के माध्यम से आप प्रतिस्थापन विधि को भी समझ लेंगे, जो कि अगली एक्सरसाइज आपकी प्रतिस्थापन विधि पर ही आधारित है। तो देखें यहाँ पर हम क्या करते हैं। समीकरण 2 से x का मान, यहाँ सीधे सीधे x बराबर दिया है, इसका मतलब क्या है, x का मान दिया है लेकिन वो y के पदों में दिया हुआ है। तो हम सीधे सीधे x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखें क्या होता है। x बराबर 3y यहाँ रखते हैं, 3 पहले से ही है, गुणा 3y - 8y बराबर 3, 3 तिया 9y - 8y बराबर 3। 9y में से 8y घटाएंगे तो सिर्फ y बचेगा, यानी 1y, y बराबर 3। देखिए कितना आसान हो गया हमारे लिए। इसी को यदि हम विलोपन विधि से करते तो ये थोड़ा लेंदी होता। तो हमें ये देखना होता है कि कौन सा क्वेश्चन हमारा किस विधि से आसान पड़ेगा। यदि वो वहां पर विधि को नहीं लिखता है कि इस विधि से प्रश्न को हल कीजिए, तो हमें जो सरल लगेगी उस हिसाब से हम प्रश्न को हल कर लेंगे। जहां इस तरीके की एक समीकरण हो, चाहे पहली चाहे दूसरी, तो हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लेंगे। तो y का मान आ गया 3। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो। यहां लिख दें समीकरण 2 से x बराबर कितना है, 3y है, और y का मान रख दो 3 गुणा 3। y का मान y की जगह रख दिया 3, तो कितना आ गया 9, यानी x का मान कितना आ गया 9, यानी अतः x बराबर 9 और y बराबर 3। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा इस प्रश्न को हल करके और प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आई होगी। प्रश्न संख्या 12, यहाँ हमें देखिए दे रखा है ax + by बराबर c, ax + by बराबर c। तो यहाँ आप दोनों विधियों से इसे हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो है विलोपन विधि ही ज़्यादा आसान पड़ेगी। तो हम यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में हमें विलोपन विधि लगानी है और किस में प्रतिस्थापन विधि लगानी है या अन्य विधियां लगानी है। तो अभी हम सारी विधियां पढ़ेंगे और जब चैप्टर के लास्ट तक आते आते आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखें यहाँ पर गुणांकों की बात करें तो x का 2 है, x का 3 है, इन्हें बराबर करना है तो यहाँ 3 से गुणा कर लो, यहाँ 2 से गुणा कर लो, तो 6 हो जाएगा। यहाँ y को देखते हैं तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो दोनों के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो काम हमें कहाँ कम करना पड़ेगा, यदि हम y के गुणांक बराबर करें तो यहाँ एक समीकरण में गुणा करने से काम चल जाएगा, यहाँ हमें दोनों समीकरणों में गुणा करनी होगी। तो जो कम काम करना पड़े हम वही करेंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लेंगे, करो 2 दूनी 4x, y में करेंगे 2y बराबर 2 पंजे 10। ये हो गया समीकरण नंबर 3।
ये हो गया 3x प्लस 2y बराबर 8। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखें सॉरी, यहाँ देखें दोनों समान चिन्ह है तो समान चिन्ह में कटेंगे नहीं, इसलिए हम घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस माइनस माइनस, यानी प्लस वाला चिन्ह माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। यहाँ हर जगह प्लस है इसलिए सब बदल के माइनस हो गया। प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह हो गए, कट गए। 4x में से 3x घटा दिए, x बचा। 10 में से इधर 8 घट गए तो 2 बचे। x का मान आ गया 2। अब क्या करना है, x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से x का मान लगा दिया 2 प्लस y बराबर 5, 4 प्लस y बराबर 5, y बराबर 4 को उधर ले जाओ, 5 माइनस 4, y बराबर 1। आंसर आ गया आपके, अतः x बराबर 2, y बराबर 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हमने प्रतिस्थापन विधि से आसानी से हल कर लिया। देखें क्वेश्चन नंबर 13, सवाल नंबर 13 को ध्यान से देखें। कह रहा है यहाँ x माइनस वाई बराबर a की घात 2 माइनस ए बी प्लस बी की घात 2। x प्लस वाई बराबर a की घात 2 प्लस ए बी प्लस बी की घात 2, ये दिया हुआ है और कह रहा है इसे हल कीजिए, यानी x और y के मान बताने। तो हमें इधर ये c का मान आपको दे रखा है इतना सारा, तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें गुणांक बराबर देखने हैं। तो यहाँ देखें y के गुणांक हमारा यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, और यहाँ चिन्ह भी विपरीत है, अर्थात y कट जाएगा सीधे सीधे जोड़ने पर। और यदि x को एलिमिनेट करना है तो हमें घटाना पड़ेगा, चिन्ह बदलने पड़ेंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर 2, और सीधे सीधे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या होगा, y से y कट गया, 2x बराबर, यहाँ देखिए जोड़ने पर माइनस का ए बी और प्लस का ए बी, ये कट गया। एक ए स्क्वायर या ए का वर्ग या ए की घात 2 ए की घात 2, ये जुड़ के 2 ए की घात 2 हो गए, यहाँ 2 बी की घात 2 हो गए। तो 2x बराबर, इनमें से 2 हमने कॉमन ले लिया, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2, तो x बराबर 2 ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 बटे में 2। ये जो संख्या 2 में है इधर बटे में आ जाएगी। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आपका आ गया x बराबर ए की घात 2 प्लस बी की घात 2। अब x का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख लें या समीकरण नंबर 2 में रख लें। हम जो है समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं, क्योंकि 1 में माइनस आ रहा है। 1 में रखेंगे तब भी आंसर आपका आ जाएगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में हमने x का मान रखा, ये समीकरण 2 है, यानी x का मान क्या है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस y। x की जगह x का मान आ गया, y आ गया, बराबर में a की घात 2 प्लस ए बी बी की घात 2। y का मान निकालना है तो बाकी जो भी है वो हम दाएं पक्ष में भेज देते हैं। y बराबर a की घात 2 प्लस ए बी प्लस बी की घात 2। ये वाला a इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये b इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। देखें, प्लस का a की घात 2 माइनस का a की घात 2 जोड़ने पर कट गए, विपरीत चिन्ह है। b की घात 2 माइनस b की घात 2, ये भी जोड़ने पर कट गए, विपरीत चिन्ह है। यानी y बराबर क्या आ गया, a। ठीक है, यानी अतः आंसर हमारा क्या हुआ, x बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 और y बराबर, ये दोनों मान निकल आए, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में ये आपकी दो समीकरणें दी हुई हैं। 2x प्लस 3y बराबर 18, समीकरण नंबर 1। 4x प्लस 6y बराबर 17, समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गुणांक बराबर करते हैं। तो यहाँ देखिए 4 है, यहाँ पर 2 है,
यानी समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 और 4 बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, कर लो यहाँ 2 से गुणा, 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y बराबर 18 दूनी 36। समीकरण नंबर 3, 4x प्लस 6y बराबर 17। समीकरण नंबर 2, x को एलिमिनेट करेंगे तो घटाने पर चिन्ह हमारे चेंज होने चाहिए। तो घटाने पर क्या आएगा, माइनस और माइनस और माइनस, यानी x भी कट गया और y भी कट गया। देखिए x के गुणांक भी बराबर हो गए, यहाँ y के गुणांक भी बराबर हो गए। तो यहाँ x और y ही कुछ नहीं रहा, तो आंसर हम किसका निकालेंगे। यानी यहाँ हमें पहले चेक कर लेना चाहिए था कि इसका कोई भी हल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ देखो a1 बटे a2 कितना आ रहा है, 2 बटे 4, b1 बटे b2 कितना आ रहा है, 2 बटे 4, और c1 बटे c2 कितना आ रहा है, 18 बटे 17। तो a1 बटे a2 और b1 गलत हो गया, ये 3 बटे 6 है। b1 y का गुणांक 3, b2 y का गुणांक 6, तो 3 बटे 6। इसे हल कर लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सॉरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 और 1 बटे 2, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, और 1 बटे 2 18 बटे 17 के बराबर नहीं है, c1 बटे c2। ये कंडीशन हमारी कैसी रेखाओं की होती थी, समानांतर रेखाओं की। समांतर रेखाएं, जब ये समांतर रेखाएं बना रही है यानी कि कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, यानी x y का मान कोई भी नहीं निकलेगा। इसीलिए यहाँ पर ये x y क्या हो रहे थे, कट रहे थे, यानी यहाँ पर कोई भी हल नहीं होगा। आप इतना करके भी दिखा सकते हैं कि कोई हल नहीं होगा, या फिर ये कंडीशन आप दिखा दें, फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी हल नहीं होगा। तो ये आपके क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन नंबर 14। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचा है, क्वेश्चन नंबर 15। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 15वां क्वेश्चन है, x माइनस वाई बराबर 13 बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, यानी वर्गमूल x प्लस वर्गमूल y। तो एक ही दो समीकरणों को एक साथ लिख दिया है, हम इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 13, ये समीकरण नंबर 1 हो गई आपकी। वर्गमूल x प्लस वर्गमूल y बराबर 13, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखिए यहां जो आपकी x एक घातीय है और यहां x आपका x की घात कितनी है, 1/2। यानी पहली बात तो ये दोनों रेखीय समीकरण नहीं है, यानी कि जब रेखीय नहीं है तो विलोपन विधि का हम यहाँ प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, अब हमें करना क्या पड़ेगा, या तो हम दोनों को रेखीय बनाएं तब विलोपन विधि का प्रयोग करें, या फिर अब यहाँ वर्गमूल x और वर्गमूल y है तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम इसे रेखीय बनाने की कोशिश करें। वर्गमूल x और वर्गमूल y को यहाँ से हटाएं। तो वर्गमूल x और वर्गमूल y को जब हटाएंगे तो क्या स्थिति आएगी, देखें दोनों तरफ हमें वर्ग करना होगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर इसमें समीकरण 2 में वर्ग करेंगे, यानी वर्गमूल x प्लस वर्गमूल y का वर्ग हो गया बराबर 13 का वर्ग हो गया। तो वर्गमूल x का वर्ग क्या हो जाएगा, x। ठीक है, वर्गमूल x का वर्ग, तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, तो ये कट जाएंगे, सिर्फ x बचेगा। ऐसे ही वर्गमूल y लिख लेते हैं, चलो वर्गमूल x का वर्ग प्लस वर्गमूल y का वर्ग प्लस 2ab वर्गमूल x और वर्गमूल y बराबर 13 का वर्ग। 13 गुणा 13 कर लें, ये आएगा 169। तो ये हो गया वर्गमूल x का वर्ग, ये कट के x बचा, यहाँ ये कट के y बचा, ये 2
वर्गमूल x और वर्गमूल y बराबर 169। अभी भी देखिए दिक्कत है, x और y में एक घाती हो गई, लेकिन यहाँ एक घाती है, ये नहीं है, फिर ये रेखीय नहीं है, अर्थात हम इसे रेखीय बनाना बहुत मुश्किल है अब। क्यों? क्योंकि इस वर्गमूल को जब हटाएंगे तो हमें फिर वर्ग करना होगा। जब हम वर्ग करेंगे तो x की घात भी 2 आ जाएगी और y की घात भी 2 आ जाएगी, अर्थात अब हम इस समीकरण को रेखीय नहीं बना सकते, अर्थात ये रेखीय समीकरण है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, पिछले चैप्टर में हमने बहुपद में द्विघातीय समीकरण पढ़ा था और द्विघातीय समीकरण के लिए सूत्र पढ़े हैं, ठीक है, तो उनका हम प्रयोग करेंगे। यानी इस समीकरण को सबसे पहले एक चर में द्विघातीय बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि यहां से समीकरण 1 से y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहां से समीकरण 1 से देखें, इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं कुछ देर को। समीकरण 1 से x का मान निकाल लो तो माइनस का y इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा y प्लस 13। समीकरण 1 से x बराबर y प्लस 13 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर ये मान अब हम समीकरण 3 में रख दे रहे हैं, y प्लस 13 किसकी जगह, x की जगह, यानी ये प्रतिस्थापन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो x का मान जब यहाँ रखेंगे ये प्रतिस्थापन हो गया, रखते हैं, तो ये हो गया y प्लस 13 प्लस y, x की जगह हो गया y प्लस 13 और ये वाला y हो गया प्लस 2 वर्गमूल x की जगह y प्लस 13 और इस पर भी वर्गमूल है, तो ये y भी हम इसके अंदर कर ले रहे हैं, बराबर 169। इन्हें जोड़ लो, 2y हो गए, 2y प्लस 13 प्लस 2 वर्गमूल इनकी चाहो तो गुणा करा लो, y की y से गुणा, y की घात 2 प्लस 13y बराबर 169। अब हम क्या करते हैं, इस वर्गमूल के हटाने के लिए हमें वर्ग करना पड़ेगा, इसीलिए हम ये जो पूरा 2y प्लस 13 है, इस 2y प्लस 13 को हम दाएं पक्ष में ले जाते हैं। तो देखें, सिर्फ इतना रखेंगे इधर, 2 वर्गमूल y की घात 2 प्लस 13y बराबर 169। 13 जो हमारे प्लस के थे इधर आके काय के हो गए माइनस के, और 2y इधर प्लस के थे, ये हो गए माइनस के 2y, ठीक है। अब जरा हल कर लेते हैं हम इनको। तो 2 वर्गमूल y की घात 2 प्लस 2y, सॉरी 2y नहीं है, कितना है 13y बराबर 169 में से 13 घटाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे 6 और 6 में से 1 घटाएंगे 5 और 156 माइनस 2y। देखें अब हमें ये मिल गया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि 256 भी 2 से कट जाएगा और ये 2 भी, तो अब यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं जिससे 2 ये कट जाए, या हम ऐसा करते हैं कि 2 से पूरी समीकरण को भाग कर देते हैं, तो यहाँ 2 से भाग करेंगे 2 से कट जाएगा, y की घात 2 प्लस 13y बराबर, यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 माइनस 2 एकम 2 y, ये हो गया। यहाँ लिख सकते हो 2 से भाग करने पर, ठीक, ब्रैकेट लगा दो। अब देखिए वर्गमूल हमें हटाना है, तो अब दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, करें वर्ग, इधर वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा y की घात 2 प्लस 13y और इधर क्या आ जाएगा 78 माइनस y का होल घात 2, ठीक, या इधर भी लिख दो वर्गमूल लगा के होल वर्ग, ऐसे करके, ठीक। तो वर्ग और वर्गमूल कट गया, y की घात 2 प्लस 13y आ गया बराबर, इधर a माइनस बी के होल वर्ग से आप इसे खोलेंगे, a माइनस बी का जो होल वर्ग की सर्व समीका है 78 का वर्ग, ठीक,
तो 78 का वर्ग का मतलब 78 गुणा 78 गुणा कर लें। 8 2 64 के 4 हासिल 6, 8 7 56, 56 और 6 62, और 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 7 49 और 5 50 और 4 54, 4 6 और 2 8, 6 और 4 10 का 0 हासिल लगा 1। तो ये आ गया 6084 प्लस बाई की घात 2 माइनस, क्योंकि 1 की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2ab, इसमें ये होता है। तो माइनस 2 गुणा a गुणा b, यानी 2 गुणा 78 गुणा 22। सही है। अब देखें, बाई की घात 2 इधर भी है, बाई की घात 2 इधर भी है, प्लस में है, तो दोनों तरफ से बाई की घात 2 से बाई की घात 2 कट जाएगी। समान चिन्ह होंगे, दोनों तरफ समान पद होंगे तभी हम काट सकते हैं। समान चिन्ह समान पद अगर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में है तो बाएं पक्ष से दाएं पक्ष वाले दोनों पदों को हम काट देंगे, कैंसिल होगा ये दोनों पद। अब देखिए ये बचा 13 बाई बराबर 6084 माइनस 2 8 16, 2 7 14 और 1 15 माइनस 156 बाई। माइनस के 156 को इधर लाएंगे तो ये जुड़ जाएंगे, यानी कि 13 बाई प्लस 156 बाई बराबर 6084। जोड़ लें, 6 और 3 9, 5 और 1 6 और 1 169 बाई आ गए 6084। तो बाई बराबर 6084 बटे 169। तो ये बाई का मान आपका यहाँ पर आया 6084 बटे 169। अब 169 हम जानते हैं 13 का वर्ग है, ये 13 से ही कटेगा, तो काटें। 13 एकम 13, 13 3 39, इसे काटें 13 से। 13 दूनी 26, 13 3 39 और 13 पंजे 65, 13 चौक 52 हम डाल सकते हैं, तो 13 चौक 52, यहाँ बचे 8, 13 छक 78, 13 7 91 ज्यादा हो जाएंगे, 13 छक 78, 88 थे, 88 में से 78 निकल गए, 10 बचे, 13 अट्ठे 13 7 91 और 13 अट्ठे 104। तो ये पूरा कट गया। फिर 13 एकम 13 कट सकता है, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 का मतलब यहाँ बचे 7 और 13 छक 78, तो ये आया बाई बराबर 36। देखिए आप पूरा पूरा कट गया, तो बाई का मान कितना आ गया, बाई बराबर आपको मिला 36। अब बाई का मान आप कहीं नहीं जाएं, समीकरण 1 में रख लें, या फिर आपने ये जो x निकाला था यहाँ से x बराबर बाई प्लस 13 निकाला था जो समीकरण 3 में रखा, बाई का मान आप यहाँ रख लें। तो यहाँ ही रखना हमें लिखने में उचित रहेगा। समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, समीकरण 1 में हम बाई का मान रखेंगे तो x माइनस बाई की जगह 36 बराबर 13, तो x बराबर, इधर आ जाएं जरा, ये दिखेगा नहीं, ये हो गया x बराबर 36 प्लस 13, माइनस के 36 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर यहां से कितना आ गया, जोड़ लें, 3 और 6 9, 3 और 1 4, x बराबर 49। यानी समीकरण हल होने के बाद आंसर्स हमारे मिले, अतः x बराबर 49 और y बराबर 36। ये हमारा आंसर हो गया, उत्तर। तो ये प्रश्न जो है इस तरीके से हमें हल करना होगा। यहाँ पर ना ही पूर्णता विलोपन विधि काम आई, ना ही हमारी प्रतिस्थापन विधि काम आई। हमें सबसे पहले वर्गमूल को हटाना पड़ा। क्यों काम नहीं आई, उनका कारण भी था, दोनों समीकरणें हमारी रेखीय नहीं थी, दो चर में थी, लेकिन दो चर की रेखीय समीकरण नहीं थी, और जब दो चर की रेखीय समीकरण नहीं होंगी तो प्रतिस्थापन जो, ना ही प्रतिस्थापन विधि वहां काम करेगी और ना ही विलोपन विधि काम करेगी। फिर हमें उस प्रश्न को कुछ इस तरीके से हल करना होगा। इसे आप 2 से 3 बार
क्वेश्चन करें, जिससे आपको समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप कि हमें कहां पर वर्क करना है और किस तरीके से प्रश्न को हमें हल करना है। तो यहाँ पर आपकी प्रश्नावली 3B कंप्लीट होती है। इसके साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने इस अभ्यास प्रश्नावली के माध्यम से जो विधि है आपकी विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि वो आपने अच्छे से सीख ली होगी। और हम इसके बाद अगली अभ्यास में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। हालांकि इसी एक्सरसाइज में हमने, इस अभ्यास में हमने एक प्रश्न आपको कराया है प्रतिस्थापन विधि का, लेकिन अगली जो प्रश्नावली है वो पूर्णतः प्रतिस्थापन विधि की है। तो हम अगली वीडियो लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में प्रतिस्थापन विधि को सीखेंगे। इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।